हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्ट नंबर 1 चलेगा इंग्लिश ग्रामर में, टेंस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आपके पता है होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो टेंस के बारे में हम लोग आज से पार्ट नंबर 1 में पढ़ाने वाला हूँ और इसी तरह पार्ट 2 करके आपको लगभग टेंस 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार में 4 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस होता है 4 प्रकार का, पास्ट टेंस 4 प्रकार का होता है, इसके बाद फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो कुल मिला के 12 टेंस हो जाएगा, तो उन सभी को पढ़ना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को ये जानना है टेंस किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा वर्ब, जो वर्ब होता है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? क्रिया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? टेंस किसे कहते हैं? टेंस की हिंदी होती है काल अथवा समय, बता सकते हैं आप। वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। यदि टेंस की परिभाषा पूछा जाए आपसे तो आपको यही बताना है वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। ठीक, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, इतनी बात आपके याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ नोट पॉइंट लिख किया है। तो नोट नंबर पहला में क्या लिखा है? वाक्य का सबसे आवश्यक अंग वर्ब। वर्ब को कहा जाता है, वाक्य का सबसे आवश्यक अंग किसे कहा जाता है? वर्ब को कहा जाता है। और वर्ब माने क्या होता है? क्रिया होता है, इतनी बात आपको याद रखना। ठीक है, किसी वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है। मतलब किसी भी वाक्य में वर्ब का काम क्या है? वर्ब क्या बताता है? तो वर्ब अर्थात वर्ब क्या दर्शाता है? वर्ब क्या दर्शाता है? तो वर्ब किसी वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है, इतनी बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना सारा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम हेडिंग लगाएंगे टेंस के प्रकार। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हेडिंग आपके लगा लेना है टेंस के प्रकार। ठीक है, जैसा कि आपके पता है टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, यदि यदि वीडियो आपके अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने साथियों तक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए लिखेगा हेडिंग टेंस के प्रकार। टेंस के प्रकार। ठीक है, तो आपके लिखते चलना है साथ साथ टेंस के प्रकार। तो लिखेंगे यह निम्न निम्न 3 प्रकार के होते हैं। यह निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह निम्न 3 प्रकार के होते हैं, इतनी बात याद रखिएगा। ठीक, पहला नंबर में लिखेंगे, फर्स्ट नंबर में प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्रेजेंट टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? वर्तमान काल कहते हैं, इतनी बात याद रखना। ठीक है, वर्तमान काल इसे कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा आते हैं, दूसरा दिया प्रेजेंट टेंस हो गया पास्ट टेंस। ठीक, इसकी हिंदी क्या होती है हम आपको बताएंगे। पास्ट टेंस लिखेगा, इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है भूतकाल। ठीक है, भूतकाल। इसके बाद तीसरा का लिखेगा फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। ठीक है,
भविष्यत भविष्यकाल। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर फ्यूचर टेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है भविष्यकाल। ठीक, तो यहाँ पर मैंने बताया जो टेंस होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहले यहाँ पर मैंने लिखा है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, आपके समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर मैं आपके बता देता हूँ, यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस है इसके 4 प्रकार हैं, इसके भी 4 प्रकार, इसके भी 4 प्रकार। ठीक है, तो इन सभी को पढ़ा देंगे हम, बारी बारी से सभी को पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ हेडिंग लगा लेना है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस लेते हैं और इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और इनके प्रकार में जो आएगा वो सभी को पढ़ लेंगे, तब इस पर आएंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, तो पहला हेडिंग आप लोग लगाएंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो लिखेंगे प्रेजेंट टेंस, इसमें लिखेंगे यह निम्न 4 प्रकार के होते हैं। यह निम्न 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में आपके लिखना है, फर्स्ट नंबर में, पहला नंबर में लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ रही बात है आपके? या INDFINIT टेंस। दूसरा नंबर में आपके लिखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, NUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो तीसरा ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद चौथा आपको बता देता हूँ, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये चारों प्रकार आप नोट कर लीजिएगा। जो प्रेजेंट टेंस होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये 4 प्रकार होते हैं। इन चारों प्रकार के बारे में हमें क्या करना है, बारी बारी से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इतना नोट करने के बाद आपको पहला हेडिंग लगा लेना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला हेडिंग आपको लगा लेना है। ठीक है, तो अब हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे पहला नंबर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, इनकी सहायक क्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी जानना है। ठीक, इसके बाद वाक्य आपको बोला जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, यदि आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पूछा जाए तो आपको बताना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना। आपके जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, ठीक है, मुख्य, यहाँ पर क्रिया लिखेगा, मुख्य क्रिया के अंत में ती है, ते है, ठीक, आदि शब्द लगा रहता है, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों, जिसे सहायक क्रिया की जो अंग्रेजी होती है हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसकी सहायक क्रिया होती है, याद रखना, डू तथा डज। ठीक है, इतनी बात याद रखना। आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 2 सहायक क्रिया होती है, डू और डज होती है, जिसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है, साधारण वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है
बल्कि मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि मुख्य क्रिया के अंत में हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट लिखा है ए नंबर बी नंबर में। तो एक वचनकर्ता क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। यहाँ पर एक वचनकर्ता क्या होता है मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आपके अच्छे से याद कर लेना है। ही होता है, सी होता है, इट राम, सीता, कामा बॉय तथा गर्ल इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं एक वचनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर बी पॉइंट में लिखवाया बहुवचनकर्ता निम्न है। आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, राम एंड श्याम, बॉयज, गर्ल्स, सीता एंड गीता इत्यादि, ये सभी के सभी बहुवचनकर्ता के अंतर्गत आएंगे। तो ये सभी के सभी आपको नोट कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है, तभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा और उसे आप अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगा रहता है तथा इसकी सहायक क्रिया डू तथा डज होती है, जिसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है, बल्कि मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग होता है। और यहाँ पर एक वचनकर्ता निम्न है, यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, बहुवचनकर्ता निम्न है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। कुछ पॉइंट और है जिसके बारे में जानना है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दो सहायक क्रिया होती है, डू तथा डज होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं होगा, बल्कि अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद डू तथा डज, तो जब कर्ता एक वचन होगा तो वहां पर हम डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। इतनी बात आपके याद रखना। ठीक है, और एक वचन करता आएगा तो उस मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग करेंगे, लेकिन बहुवचन करता आएगा तो उस मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। बाकी मैं नोट नंबर ए बी करके लिखवाया हूँ, तो अभी सी डी लिखवा देता हूँ, सी डी एंड ई करके। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो नोट नंबर सी में लिखना आपके हेडिंग नोट नंबर सी, मतलब बी तक लिखवा दे, सी लिखिएगा। ठीक है, तो नोट नंबर सी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताते हैं आपको। लिखेगा एक वचनकर्ता के साथ एक वचन, आपको लिखना है एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया डज। ठीक है, डज का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसे नोट कर लीजिएगा, डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद नोट नंबर डी में लिखेंगे बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नोट पॉइंट करके लिखवा दिया, याद रखेगा। बहुवचनकर्ता क्या होता है मैंने अभी आपके नोट नंबर में लिखवाया हूँ। ठीक है, तो बहुवचनकर्ता के साथ हम सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और नोट नंबर ई में लिखेंगे आप, मैंने आपको बताया कि यस या यस का प्रयोग। ठीक है, तो एक वचनकर्ता होगा तो मुख्य क्रिया के अंत में हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से अगला पॉइंट, एक वचनकर्ता के साथ कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
करते हैं। तो अभी आप नोट कर लीजिएगा, जब हम आपको वाक्य बोलेंगे तो वहाँ पर आपके एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिलहाल में जितना मैंने नोट करवाया हूँ उसे नोट करके अच्छे से याद कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ABCD हो गया, या आप लिख लीजिएगा। तो एक वचनकर्ता के साथ यस या इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन बहुवचनकर्ता होगा, यहाँ पर लिखेंगे बहुवचनकर्ता। बहुवचनकर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। यस या इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यस या इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो इतनी सारे नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि एक वचन करता रहेगा तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे आप, बहुवचन करता होगा तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे, और एक वचन कर्ता के साथ याद रखेगा यस या यस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बहुवचन कर्ता के साथ हम यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान रही। ठीक है, और उसके बारे में मैंने यहाँ पर जो भी रूल था मैंने आपको बता दिया, आप इसे अच्छे से याद रखें। इसके बाद जब पार्ट नंबर 2 लेकर आएंगे तो उसमें आपको इसका उदाहरण वगैरह बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।